गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्वागत है और मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हमारे दैनिक जीवन या कह सकते हैं कि डेली लाइफ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान कह लीजिए या संविधान कह लीजिए उसको। तो सबसे पहले भारतीय संविधान को जानने से पहले हम आज के इस लेक्चर पे ये जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में जिस संविधान जो होता है वो संविधान एक्चुअल में क्या होता है, इसको संविधान कहा जाता है। संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, संविधान की हमें ज़रूरत क्या है, या डेली लाइफ के अंदर भी हमें संविधान जो है उसकी नीड होती है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टॉपिक है हमारे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो दोस्तों हमें डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं, हमको गेन करते हैं, लेकिन उनका बेसिक मीनिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा हम कन्फ्यूज। में से एक पहला आता है संविधान। हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डेली लाइफ में हम सुनते आ रहे हैं कि ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन या ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, अलग अलग देशों का, अलग अलग कंट्रीज का हम डेली सुनते हैं। लेकिन बेसिक जो एक कंसेप्ट जो है वो हमारे क्लियर नहीं हो पाता है। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है। जैसे पॉइंट की मैं बात करूँ तो पॉइंटों में आप देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहला होता है कि संविधान। संविधान को बनाता कौन है, संविधान कैसे बनता है, संविधान की जो है वो सोशल लाइफ के अंदर क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और संविधान जो है वो किस प्रकार से सबका बंटवारा करता है, और लिखित या अलिखित जो संविधान होता है उसके अंदर आपका क्या डिफरेंस। सबसे बेसिक मीनिंग की बात करें, सबसे बेसिक मीनिंग जो है वो हमारा वहीं से शुरू होता है जहाँ से हम बात करें कि संविधान क्या होता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्चुअल में है क्या। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो हम वैसे अगर सोचें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जब हम उस कल्पना करते हैं और उसका इमेजिनेशन करते हैं तो हमारे सामने एक चीज़ आती है। वो चीज़ ये आती है कि बहुत बड़ी एक बुक, और उस बुक में बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो हमारे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं। आपने देखा होगा कि कई जो देश है, जैसे बात करें हम इसराइल की, बात करें हम ब्रिटेन की, तो वहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो वो आपका अनरिटन है, लिखित। और जो भारत है जैसे का है, वहाँ पे आपका लिखित कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आपका रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे बेसिक जो चीज है और सबसे पहली जो हमारी नीड है वो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्चुअल में है क्या। पहले देखिए, हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आपका या संविधान जो होता है उसको अगर हम डिवाइड करके देखें, 6 प्लस में विधान। संविधान जो होता है वो आपका, वो क्या होता है कि संविधान से बना, कोई चीज जब विधि विधान से बनाई जाती है वो हमारा क्या होता है, संविधान होता है। अब बेसिक जाती है कि संविधान जो होता है वो विधि विधान से बनाया जाता है, और संविधान जो होता है वो क्या होता है कि आपका दस्तावेजों का पुंज उसको कहते हैं। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि संविधान के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे रूल होते हैं, काफ़ी सारे रेगुलेशंस के अंदर समाहित होते हैं, जिसमें एक देश जो है उसका ढांचा किस प्रकार से होगा, एक देश की शासन व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से होगी, नागरिक जो है उसके क्या मौलिक अधिकार होंगे, क्या उसके नीति निर्देशक तत्व होंगे। तो इस प्रकार की सारी संरचनाएं जब उसमें समाहित होती है तो वो हमारा जो है। अब बेसिक सी बात अगर हम करें कि कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्चुअल में क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीधा सा हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक बुनियादी सिद्धांतों का एक हिस्सा होता है, और जो क्या हो सकता है कि आपका लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। इस लिखित और अलिखित के बारे में हम दोस्तों आगे इसमें बातचीत करेंगे। अब हम जानेंगे कि क्या बेसिक जो दोनों में डिफरेंस है आपका रिटन और अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो हम आगे जानेंगे। तो पहली जो चीज़ हमने समझने की कोशिश की है वो ये की है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो या तो दस्तावेजों का पुंज होता है, या नियम जो होते हैं वो विधि विधान से बनाए गए नियमों का एक समूह होता है। वो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उठा लीजिए,
उसमें नियम और विधि विधान जो वो आपको समझ आएंगे। भले ही आप अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, भले ही आप कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, भले ही आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, सब में क्या होता है कि रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं, और वो एक हाई अथॉरिटी के थ्रू आपके डिफाइन होते हैं। तो ये बेसिक सा एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप देखिए कि इसके बारे में दूसरा जो पॉइंट आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा आता है, वो आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्या? इसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए कि जैसे कोई भी समाज है या कोई भी समूह है या कोई भी समुदाय है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे एक्सपोज दैट कि हम बात करें एक गांव की, कोई एक गांव है, उस गांव के अंदर क्या है कि आपकी मुस्लिम आबादी भी है, उस गांव में आपके क्रिश्चियन भी निवास करते हैं, उसमें आपके हिंदू भी रहते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग जो भाषा बोलने वाले, अलग अलग पहनावे के लोग जो है वो रहते हैं, अलग अलग जो है उनका धार्मिक प्रवृत्ति, खान पान जो है, रहन सहन जो है वो अलग अलग। तो अब वहाँ पे होगा क्या कि कुछ लोग जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में होंगे, कुछ लोग जो है वो बहुसंख्यक के रूप में होंगे, कुछ जो है वो आपके अल्पसंख्यक। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आपकी क्या आती है कि किस धर्म को माना जाए, किस जाति को माना जाए, किस तरह का भोजन जो है उसको गाँव में स्वीकार किया जाए या उस शहर में स्वीकार किया जाए, या बच्चों की जो शिक्षा की बात की जाए तो बच्चों की शिक्षा जो है वो किस प्रकार से दी जाए, कौन सी धार्मिक शिक्षा दी जाए, या स्कूली शिक्षा दी जाए, या कौम शिक्षा नीति या शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था हो। इसी प्रकार से अगर बात करें तो कुछ लोग उस तरह की उस समाज के अंदर आपके वो कहें कि हम यहाँ पे एक विद्यालय बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो वहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल की तरफ आपका उनका मोटिव हो सकता है, कुछ जो हिंदू जो है वो वहाँ पे आदर्श विद्यालय की स्थापना करना चाह रहे हैं। और तो इस तरह से उनके बीच में क्या होगा, आपका कोलिजन, कोलिजन मीन्स क्या होगा कि विरोधाभास की स्थिति जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो। इसी प्रकार से जब बात आएगी कि कोई कहेगा कि भारत निर्माण करना है, दूसरा समुदाय जो है कहे कि उसके खिलाफ हो, इस तरह की कई सारी जो चीजें जो है वो हमें उसमें देखने को मिलेगी। अब कई सारी जब चीजें देखने को मिलेगी तो वहाँ पे हमने पहले भी बात की थी, कोलिजन होगा। और जब आपका कोलिजन जो होगा वो इतना बढ़ जाएगा कि वहाँ पे एक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय का विरोधी हो जाएगा, और दूसरा समुदाय जो है वो तीसरे समुदाय का विरोधी हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो एक व्यवस्था जो है वो व्यवस्था, अगर इसको और छोटे रूप में हम देखें तो हम जैसे परिवार में रहते हैं, वहाँ पे 10-15 लोग हमारा परिवार होता है, और जब उसमें मान लो 5 बच्चे हैं, सुबह सुबह अगर उनको स्कूल जाना है, तो उसमें भी आप देखिएगा कि उसके लिए भी हमें रूल जो है वो डिसाइड करने पड़े, क्योंकि हमारे घर में क्या होता है कि बाथरूम जो होते हैं उसकी लिमिटेड संख्या होती है, हमारे जो टॉयलेट जो होते हैं उसकी लिमिटेड संख्या होती है। तो वहाँ पे जब वो कौन सा बच्चा जो है उसका पहले वेन जो है या स्कूल जो है उसका टाइमिंग है, तो उस हिसाब से उसको एडजस्टमेंट किया जाता है, उस हिसाब से उनको रूल जो है वो बनाए जाते हैं। पहले मान लो ए जो बच्चा है वो पहले क्या करेगा, बाथरूम जाएगा, बी जो है वो पहले टॉयलेट जाएगा। तो इस तरह से डेली लाइफ के अंदर और हमारे घर में भी कुछ रूल होते हैं जिनको फॉलो करके हम सारी जो दैनिक प्रक्रिया है या दैनिक जो गतिविधि है उसको संपादित करते हैं। उसी प्रकार से हम देखें जब बड़े देश की बात आती है, बड़े स्टेट की बात आती है, तो वहाँ पे संविधान जो है वो ये सारी चीजें आपकी करता है। इसीलिए फिर क्या हुआ कि लोगों को मेंटेन करने के लिए, लोगों को कुछ कॉमन जो आपको इशू है उस इशू को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे संविधान की आपकी आवश्यकता। अब बात ये आई कि संविधान जो है वो क्या करेगा, वो कुछ बुनियादी मूल्य प्रदान करेगा। अब बुनियादी मूल्य कौन से होंगे, बुनियादी मूल्य वो मूल्य होंगे जो आपके बेसिक जो है वो बेसिक वैल्यूज होगी, सभी के जो लोग हैं, चाहे वो एक स्टेट के लोग हों, चाहे वो एक कंट्री के लोग हों, वो सारे के सारे क्या करेंगे उसको
मानेंगे तो ये क्या हुआ, आपका बेसिक या बुनियादी जो मूल्य वो मान। अब बात आती है कि संविधान जो है वो क्या क्या करता है। संविधान जो है वो पहले अगर बात करें तो तीन चार चीजें जो है वो संविधान के अंदर महत्वपूर्ण मानी गई है। पहली मैं चीज की बात करूं तो दोस्तों, पहली जो चीज वो क्या करता है, बुनियादी मूल्यों का निर्माण करता है। अब आपकी बेसिक वैल्यूज जो होगी, वो बेसिक वैल्यूज क्या होगी, उसका निर्माण जो है वो किस प्रकार से करेगा। तो आप देखिएगा कि हम जो कुछ लोग जो है, अब एक समाज की बात कर रहे हो, पहले भी हमने उदाहरण दिया था। तो उस समाज के अंदर जो कई जो लोग, एक सपोज दैट कई विचारधारा के जो लोग हैं या ए विचारधारा के जो लोग हैं, वो कहेंगे कि ये जो बेसिक एक स्ट्रक्चर जो हमने तैयार किया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो बाकी जो समाज है वो भी आपका एग्री करे। तो इसी प्रकार से फिर जो बी जो विचारधारा के लोग हैं या बै जो विचारधारा के लोग हैं, वो कहेगा कि नहीं, ये विचारधारा जो है वो सही नहीं है, हमने जो विचारधारा तय की है वो विचारधारा आपकी सही है। तो फिर वहां पे क्या होगा, एक कोलिजन होगा। और फिर उस कोलिजन को आपका क्या करना, रिमूव करने के लिए संविधान जो है उसका पहला और फर्स्ट जो कर्तव्य है वो ये है कि वो वहां पे बुनियादी मूल्यों का विकास करे। अब वो बुनियादी मूल्य जो है वो क्या होंगे कि वो सभी के लिए कॉमन होंगे, सभी को मानना अनिवार्य हो। तो अब एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ये निकल के आता है दोस्तों, कि ये बुनियादी मूल्य एक्चुअली में बनाएगा कौन। तो यहाँ पे जो है संविधान की बात की जाए तो संविधान ने दो तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे डिफाइन। पहली कि या तो कोई जो संसद होगी, किसी देश की संसद जो है वो आपके बुनियादी मूल्य जिसको हम कानून कहते हैं या अध्यादेश जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे क्रिएट करेगी। और दूसरा जो है वो वहाँ पे वहाँ की जो न्यायपालिका होगी, वो न्यायपालिका वहाँ पे क्या करेगी, बुनियादी मूल्यों का अ, एक तरह से उनको क्रिएट करने का काम जो है या मेंटेन करने का काम जो है वो करे। यहाँ पे दो चीजें आपकी निकल के आई, पहली जो है वो आपकी संसद और दूसरी जो है वो आपकी न्याय। हमने देखा पहली जो है वो पहला क्या हुआ, आपका बुनियादी मूल्य हुआ। और बुनियादी मूल्य जो है वो निकल के आया। दूसरा जो है उसको बनाएगा कौन, तो वहां पे दो संस्थाएं जो है वो दो संस्थाएं आपकी निकल के। अब जो आपका आता है कि बुनियादी मूल्य जो है वो आपका क्या होगा। मोस्टली अगर बात करें तो यहाँ पे या भारत भारत की बात करें तो भारत में जैसे लोकतंत्रात्मक आपका शासन व्यवस्था है, लेकिन कुछ देश जो है वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी है। तो यहाँ पे फिर संविधान जो है उसने बताया कि बुनियादी मूल्य जो है वो आपके क्या हो गए, कि अगर जहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था है वहाँ पे वो बुनियादी मूल्य किसमें निहित हो गए, आपके राजा के अंदर। और जहाँ पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है या गणतंत्रीय जो व्यवस्था है, वहाँ पे बुनियादी मूल्य जो है वो आपके संसद के अधीन या संसद में आपके क्या होगी, निहित होगी। और संसद में संसद से तात्पर्य वहाँ की जनता के अंदर वो निहित होगी। अब जनता जो है वो फिर यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है दोस्तों, कि बुनियादी मूल्यों की अगर बात करें और जनता की बात करें, तो आप देखिएगा कि अगर भारत के संदर्भ में इस चीज को लेके चले तो क्या हर एक चीज के लिए भारत की जनता जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या भारत की जनता जो है वो प्रत्यक्ष भाग लेती है। यहाँ पे एक चीज निकल के आई, वो ये निकल के आई कि जो बुनियादी जो मूल्य है उनको क्रिएट करने में अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बात करें, तो क्या हम प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी करें या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी यहाँ पे करें। दोस्तों अगर बात करें प्रत्यक्ष भागीदारी की, तो प्रत्यक्ष भागीदारी से तात्पर्य ये होता है कि जनता जो है वो या तो उससे वन टू वन वोटिंग जो है उसके माध्यम से उसकी राय ली जाए, या जो है कि आपका एक ऐसा सिस्टम हो कि प्रत्येक व्यक्ति की राय जो है वो ली जाए। लेकिन ऐसा अगर छोटे देश की बात करें तो वहां पे पॉसिबल है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे जनता की राय के लिए एक अप्रत्यक्ष विधि का चुनाव किया गया। और वह अप्रत्यक्ष विधि आपकी क्या होगी, कि संसद जो है या विधानसभा जो है उसके सदस्यों का चुनाव कौन करेगी, जनता करेगी। और वो चुने हुए जो सदस्य है वो जनता की
ही आपके क्या करेंगे, बुनियादी मूल्यों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से जो चुने हुए जो सदस्य जो निर्माण कर रहे हैं वो एक प्रकार से किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो जनता का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो संविधान का दूसरा जो मूल जो आपका कार्य है या मूल काम जिसको कह सकते हैं, वो क्या है कि बुनियादी मूल्यों का विकास या निर्माण जो है वो आपका पूर्ण कर। अब तीसरी जो आपकी कार्य आता है संविधान का, वो दोस्तों आता है कि सरकार जो है इन शक्तियों पर नियंत्रण। अब हमने देखा कि हमने बात की थी कि भारत के संदर्भ में हमने बात की थी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने हुए जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, आपका रिप्रेजेंटेटिव करेंगे जनता की तरफ से, या जनता का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। अब हो सकता है कि आपकी सरकार जो है वो कुछ ऐसे निर्णय वो चुने हुए व्यक्ति ले ले जिससे कि एक जो आपकी आम जो जनता है या आम जो नागरिक है उसके अधिकार एक तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब वो क्या क्या कर सकती है, अगर मान लो कोई सरकार ये कह दे कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी, अर्थात वो किस धर्म को मानेगा या किस धर्म को नहीं मानेगा, ये वो व्यक्ति तय नहीं करेगा, ये कौन करेगी, सरकार तय करेगी। दूसरा यहाँ पे ये कर सकती है, इस व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखनी है ये आपका कौन, सरकार डिसाइड करेगी। तीसरी जो है, किसी को भी है वो निःशुल्क शिक्षा वगैरह नहीं दी जाएगी। चौथा जो है वो ये कर सकती है आपका कि वहाँ पे स्वतंत्रता और समानता जो है वो खत्म कर सकती है। तो इसलिए फिर संविधान जो है वो क्या करेगा कि सरकार के ऊपर आपकी नियंत्रण करेगा, सरकार की शक्तियों के ऊपर नियंत्रण करेगा। और वो जो सरकार शक्तियों के ऊपर नियंत्रण करेगा उसी का एक उदाहरण जो दोस्तों आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आपका मौलिक अधिकार। और यहीं से आपका मौलिक जो अधिकार है उसकी उत्पत्ति मानी गई है कि मूल जो अधिकार है, जैसे भारत की तरफ में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति जो है उसके कुछ मौलिक अधिकार, तो मूल अधिकार या मौलिक जो अधिकार है वो कहाँ से दिए गए हैं, वो एक प्रकार से सरकार जो है उसके ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए संविधान की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक चीज भी ध्यान में रखनी है कि संविधान जो है वो सरकार पे नियंत्रण लगाने के साथ साथ उस व्यक्तियों पर भी नियंत्रण लगाता है या जनता पर भी नियंत्रण लगाता है। क्योंकि हमने देखा है कि मौलिक अधिकारों के अंदर कुछ ऐसे उपबंध भी किए गए हैं जहाँ पे वो ये कह सकते हैं या संविधान जो है वो ये डिफाइन करता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होगी या कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी जब आपके मौलिक जो अधिकार है उस मौलिक अधिकार को वापस लिया जा सकता है या उसको रिट्राइव किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों पे ही आपका जनता पे प्लस सरकार पे दोनों पे निरंकुश कोई भी नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि जनता जो है उसको मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए, उसके बाद जो जनता है या जो व्यक्ति जो है वो ये समझने लगे कि ये मेरे मौलिक अधिकार है और इसका हनन जो है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती, इसलिए जैसा मेरे मन में चल रहा है या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो संविधान जो है वो क्या करती है तीसरी शक्ति के अंदर अपनी, कि सरकार की शक्तियों के साथ साथ व्यक्ति की जो मौलिक जो स्वतंत्रता है, समानता है, जो भी उसके अधिकार दिए गए हैं मूल अधिकार, उन अधिकारों पे भी आपका क्या करती है, प्रभुत्व लगाती है। अब चौथा जो है संविधान का दोस्तों, वो आता है कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अगर मैं बात करूं कि समाज की जो आकांक्षाएं वो कौन पूरा करेगा, आपका मौलिक अधिकार पूरा, सॉरी आपका संविधान जो है वो पूरा करेगा, और समाज का जो लक्ष्य है उसको भी पूरा करने का जिम्मा जो है वो एक तरह से किसका होता है, संविधान। अब आपकी बात करें कि 20वीं शताब्दी से पहले मीन्स 1901 से पहले तक ये जो कंसेप्ट था ये नहीं था। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो भारतीय संविधान को माना जाता है, जिसमें आपकी एक तरह से समाजवादी, एक तरह से पंथ निरपेक्षता, एक तरह से उसमें बंधुत्व की भावना, तो ये सारी जो है वो किसकी है, समाज की आकांक्षाएं और समाज के लक्ष्य की बात करती है। अब जैसे संविधान जो है उसके लक्ष्य क्या होते हैं, उसके ये लक्ष्य होते हैं कि एक जो देश है या एक राष्ट्र जो एक राज्य जो है उसमें गरीबी जो है वो कम से कम हो आपकी,
उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको शिक्षा प्राप्त हो, और जहाँ तक हो कि उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। उसमें कोई भी धर्म जो है वो सर्वमान्य धर्म नहीं हो, मीन्स सर्वोच्च जो धर्म है वो नहीं हो, पंथ निरपेक्ष राज्य हो। तो ये कुछ जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आपका कौन तय करती है? आपका संविधान तय। और इसका अंतिम जो है और सबसे महत्वपूर्ण जो एक आपका कंसेप्ट जो है या कार्य जो माना गया है संविधान का दोस्तों, वो माना गया है आपका राष्ट्र का निर्माण या राष्ट्र की बुनियादी जो सोच है उसको विकसित करना। कोई भी संविधान होता है वो एक ऐसे बुनियादी सिद्धांत जो है वो आपका क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि एक उस एरियाज के अंदर रहने वाले, उस सीमा के अंदर जो लोग रहते हैं, उसके अंदर ऐसी सोच विकसित हो कि वो उस राष्ट्र के प्रति जो है वो समर्पित हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारत में के लोग जो है वो हम कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत के लिए जो है भारत की भूमि के लिए जो है वो समर्पित है या मरने मिटने को तैयार है। इस प्रकार की जो भावना जो हमारे अंदर से आती है वो किसने दी है? वो हमें भारतीय संविधान ने दी है। और ऐसा नहीं है कि ये भारतीय के अंदर ही है या भारतीय संविधान के अंदर पाई जाती है। ये आपको विश्व के प्रत्येक संविधान के अंदर इस प्रकार की भावना जो है वो जागृत करने वाले या जगाने वाले कुछ बिंदु जो है वो आपको संविधान के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसी को कहते हैं कि राष्ट्र की जो बुनियादी पहचान का निर्माण जो करता है वो वहाँ का या उस देश का, उस कंट्री का, उस राज्य का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो वो आपका करता है। अब देखिए कि एक आता है कि एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि क्या जो संविधान होता है उसका उसको बदला जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि संविधान जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। पहले इस चीज पे चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी संविधान होता है, हमने संविधान के बारे में जान लिया, संविधान की आवश्यकता के बारे में जान लिया, संविधान के जो 5 बेसिक जो कार्य थे उसके बारे में जान लिया। अभी हम जान लेते हैं कि संविधान जो होता है उस संविधान को निर्माण किस प्रकार से होता है। आप देखिए दोस्तों कि कोई भी देश होगा या किसी भी देश का संविधान जो होगा वो क्या होगा, किसी जन क्रांति से जब हुआ। अब जन क्रांति से कैसे उपजा हुआ होगा कि भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान जो है वो 1857 के बाद हम देखते हैं कि एक राष्ट्रीय आंदोलन, एक लंबा राष्ट्रीय आंदोलन भारत के अंदर चलता है 1947 तक। और वहाँ के बाद में एक संविधान जो है बन। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की चीजें जो है या दो तरह की धाराएं हमें देखने को मिलती है। पहली ये कि जहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो वहाँ पे क्या होगा कि कई बार ऐसे निरंकुश राजा जो है वो होते हैं, वो फिर जनता जो होती है वहाँ की, वो जनता को क्या करते हैं कि शासक वर्ग जो होता है वो शासित अ, वर्ग को आपका बहुत ज़्यादा उसको परेशान करता है, बहुत ज़्यादा उसके अधिकारों का हनन करता है। और एट लास्ट ऐसा टाइम पीरियड यहाँ पे आता है कि जहाँ पे जनता जो है एक तरह से इकट्ठी होती है, कोई जन क्रांति वो करती है और देन उसके बाद कुछ अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य नियमों का एक तरह से वो बनाती है या उनको क्रिएट करती है। तो वहीं से संविधान जो होता है उसका निर्माण होना चालू हो जाता है। जैसे एक फ्रांस की क्रांति की बात करें, फ्रांसीसी संविधान जो उसके बाद बना। अमेरिकी क्रांति की बात करें तो अमेरिकी क्रांति के बाद जो है अमेरिका का संविधान बना। तो संविधान में एक्चुअल में क्या होता है, हमने शुरुआत में भी देखा, कुछ बुनियादी सिद्धांत जो होते हैं वो सबके लिए मान्य होते हैं। और जब जनता जो है वो शोषित होती है या उसका शोषण होता है तो वो कुछ कॉमन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। और वही सिद्धांत जो है वो आगे जाके आपका क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है एक टाइम पीरियड के फ्रेम में संविधान का निर्माण हो जाता है। और बाद में पूरी की पूरी उस देश की जनता जो है उनको फॉलो करती है और धीरे धीरे वो आपका एक संविधान जो है वो पूर्ण रूप उसको ले लेता है। तो इस प्रकार से संविधान जो है वो आपका बनता है। अब आता है कि संविधान को क्या बदला जा सकता है, क्या संविधान जो है उसको बदला जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी संविधान जो होता है वो उस टाइम पीरियड में, उस टाइम फ्रेमवर्क में आपका क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो नई आती है, समाज में बदलाव होते हैं, कुछ जो समय के साथ बदलाव होते हैं। तो बस जो संविधान जो होता है उस संविधान में भी आपका बदलाव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान जो होता है, कुछ संविधान कठोर संविधान होते हैं और कुछ संविधान जो है वो लचीले संविधान होते हैं, और कुछ संविधान जो होते हैं
वो आपके कठोर और लचीले जो है वो दोनों होते हैं। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान जो है वो आपका कठोर प्लस लचीला है। अमेरिकी संविधान की अगर बात करें तो अमेरिकी संविधान जो है वो आपका कठोर संविधानों के अंदर आता है। तो कठोर संविधान जो है वो क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजेस जो करना है वो आपका मुश्किल होता है, और लचीले संविधान के अंदर आपका चेंज जो है वो करना आसान होता है। और कठोर और लचीले दोनों अगर होता है तो उसमें थोड़ा सा हार्ड होता है और थोड़ा सा आपका लूज होता है। तो इस प्रकार के बीच का जो संविधान होता है वो जैसे भारतीय संविधान है, तो हर एक संविधान के अंदर अगर बात करें तो आपका चेंजेस जो है वो कर सकते हैं या हो सकता है या समय के साथ होता रहा है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में लगभग जो है 100 से ऊपर जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो आज तक हो चुके हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट है वो 42 और 44 जो है वो आपका हमें देखने को मिलता है। 42 को जो है वो आपका एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक देश के संविधान में हमें जो है वो बदलाव देखने को मिलता है। और अगर इसका अच्छा अगर हम उदाहरण देखें तो नेपाल का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा बार बदले जाने वाला संविधान है, जो लगभग अब तक 6 बार बदला जा चुका है। अगर मैं बात करूँ तो 1948 के बाद के तो जो आपका नेपाल का जो संविधान है उसमें आपका 1949 में उसका चेंज हुआ। 1951 में उसमें 1948 में चेंजेस हुआ पहला, फिर 1951 में उसमें हुआ, और फिर आपका 1959 में हुआ, फिर 1962 में हुआ आपका, और इसके बाद जो है 1990। और अंततः क्या हुआ कि वहाँ पे राजतंत्र जो है उसको खत्म किया गया और लोकतांत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पे स्थापित की गई। और 2015 के अंदर लास्ट जो है वो संविधान एक तरह से अडोप्ट किया गया। तो ऐसा हम प्रत्येक देश में देखते हैं कि संविधान जो है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब जो एक जो हमारे सामने आता है दोस्तों, वो आता है कि संविधान जो है वो संविधान जो है उसमें एक चीज हमें देखने को मिलती है। जब संविधान कोई भी संविधान हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके अंदर एक चीज जो होती है वो होती है उद्देशिका या प्रस्ताव। जैसे भारतीय संविधान में भी हम देखते हैं कि एक उद्देशिका या प्रस्ताव जो है वो लिखा रहता है। उसका पूरा जो मीनिंग है वो क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भारतीय संविधान की पूरी बातचीत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम डिफाइन करेंगे कि संविधान जो है प्रस्तावना क्या कहती है और क्या उसका मीनिंग। पहले यहाँ पे बेसिक जो हर एक संविधान के अंदर आपका लागू होता है वो होता है कि या तो उसके अंदर उद्देशिका या प्रस्तावना उसको कहा जाता है। उद्देशिका या प्रस्तावना जो होती है वो क्या होती है, संविधान का बेसिक और शॉर्ट फॉर्म में एक आपका इंट्रोडक्शन टाइप होता है। उस उद्देशिका या प्रस्तावना को देख कर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि इस संविधान के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो निहित है। भारतीय संविधान की बात करें तो वहाँ पे सब समाजवादी पंथ निरपेक्षता है, तो इस तरह के हमें शब्द देखने को मिलते हैं। तब हम समझ जाते हैं कि भारतीय जो संविधान है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को आपका क्या करता है, डिफाइन करता है। समाजवाद को वो डिफाइन करता है, इसके साथ साथ पंथ निरपेक्षता को वो बढ़ावा देता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक देश के संविधान के अंदर शुरुआत के अंदर जो लाइनें लिखी हुई होती है उसको उद्देशिका या प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा जो हमारे कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि हमने बात संविधान की कर ली, बात संविधान के क्यों लागू किया जाता है उसकी कर ली, बात हमने की कि संविधान जो है उसके मूल मूल 5 कार्य क्या है, संविधान जो है उसकी प्रस्तावना क्या है, और संविधान जो है क्या उसमें चेंजेस जो है वो पॉसिबल है, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब एक सबसे बड़ा और बेसिक जो मुद्दा आता है वो आता है कि संविधान जो है, और कंफ्यूजन जो पॉइंट है वो ये होता है हमारा कि संविधान जो है वो आपका लिखित संविधान होगा या अलिखित संविधान होगा। देखिए दोस्तों, कुछ जो संविधान है आपके, वो लिखित है और कुछ संविधान जो है वो अलिखित। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो यही होता है कि अगर अलिखित संविधान है तो हमारे माइंड के अंदर एक चीज आती है कि ये जो उस देश की शासन व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से चलती होगी। और अगर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो फिर उस संविधान का मतलब क्या है। आप देखिएगा कि ये दो देश जो है वो आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं।
ये आपका भारत है, सपोज दैट ये आपका ब्रिटेन। अब होगा क्या कि ये आपका भारत है और ये आपका ब्रिटेन। अब भारत के पास, ये जो आपका भारत है इसके पास इसका खुद का एक संविधान है, लेकिन ब्रिटेन के पास हमें ऐसा कोई रिटर्न संविधान जो है वो हमें नहीं दिखता। अब रिटर्न संविधान नहीं दिखता है तो ये जो ब्रिटेन है ये किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था, अपने समाज को, अपने राज्य को वो किस प्रकार से रन करता है, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। उसी कंफ्यूजन को हम दूर करने का काम जो है वो आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। कि दोस्तों देखिए कि आपने देखा होगा या आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो प्राचीन परंपरा थी जिसको वैदिक परंपरा के नाम से जानते हैं हम, वैदिक परंपरा के अंदर आपने देखा होगा कि श्रुति परंपरा जो थी वो चलती थी। श्रुति परंपरा का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, श्रुति परंपरा क्या होती थी। जैसे हम कानों से कोई चीज सुनते हैं और आंखों से कोई चीज देखते हैं, तो वो जो उसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होता था वो क्या होते थे, कानों का होता था। रिटर्न का उसमें कुछ काम नहीं होता था। और हमें जो आंखों से है वो एक तरह से सामने वाला जो बोल रहा है उसका मुख जो है वो दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो उसी परंपरा में जब वैदिक परंपरा की बात आई, तो वैदिक परंपरा में श्रुति परंपरा जो थी क्या था कि वेदों का अध्ययन जो है वो सुन के करते थे। फिर उससे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो फिर श्रुति के थ्रू ही वो क्या करती थी, सुन सुन के ज्ञान जो है वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती थी। ये आपका क्या था, श्रुति परंपरा था। और इसी प्रकार की जो चीजें हैं वो अलिखित विधान में होती है। वहां पे आपकी कुछ परंपराएं होती है, वहां पे कुछ उनकी मान्यताएं होती है, कुछ रूढ़ियां होती है। वो क्या करते हैं कि एक पीढ़ी जो है वो दूसरी पीढ़ी को बताती है, दूसरी पीढ़ी तीसरी को। और इस प्रकार से वो रूढ़ी और परंपराएं जो है वो सदैव के लिए धीरे धीरे वहां पे स्टेब्लिशमेंट हो जाती है। और वहीं जो है उनके हम संविधान की बात कर रहे थे जिसमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों की बात कर रहे थे, वो बुनियादी सिद्धांत जो है वो आपके वहीं से आने चालू हो जाते हैं। और वो ही उनके बुनियादी सिद्धांत होते हैं। उसमें ये भी बताते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा संविधान जो है वो है लिखित, कुछ भाग उनके पास जो कुछ चीजें जो है वो लिखित होती है और कुछ चीजें जो है वो ज्यादातर चीजें जो है वो अलिखित होती है, तो इसलिए उनको अलिखित संविधान कह देते हैं या कह दिया जाता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, अलिखित संविधान जो जिस देश का होगा वो देश जो है वो आपका खराब होगा या उसकी शासन व्यवस्था जो है वो खराब होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें इसराइल की, बात करें न्यूजीलैंड की और बात करें ब्रिटेन की, तो आप देखिए कि ब्रिटेन और ये सारे सारे जो देश हैं वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं कंपेरिजन टू इंडिया। तो वहां पे क्या है, अलिखित संविधान है। लेकिन भारत जो है उसका क्या है, लिखित संविधान। अब थोड़ा सा बेसिक जो इसमें डिफरेंस जो है उसको फाइंड आउट करने की हम कोशिश करें कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में आपका बेसिक अंतर क्या है। दोस्तों देखिए, लिखित जो संविधान होगा उसका एक क्रम होगा, एक निश्चित क्रम होगा, निश्चित उसकी संरचना होगी, निश्चित उसके अंदर एक एज होंगे और निश्चित साइज होगा और निश्चित टाइम फ्रेमवर्क में वो तैयार किया होगा। जैसे भारतीय संविधान जो है वो लगभग 2 वर्ष या 3 वर्ष के आसपास जो है उसमें टाइम लगा था, तो एक निश्चित फ्रेमवर्क था। लेकिन जहाँ पे एलिखित जो संविधान होता है उसमें काफी लंबे टाइम से वो चीजें चली जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होती है कि अडोप्टेड कर ली जाती है। पहला जो इसमें है बेसिक डिफरेंस, वो क्या होता है कि अलिखित संविधान जो होता है उसकी अवधि जो है वो लंबी होती है, लेकिन लिखित जो संविधान होता है उसकी अवधि जो है वो आपकी निश्चित होती है। लिखित जो संविधान होता है वो कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। यही चीजें जो है वो अलिखित संविधान के साथ में भी है, वो कठोर भी हो सकता है, वो लचीला भी हो सकता है। अलिखित जो संविधान होगा वहां पे हमेशा जो है वो आपका टॉप प्रायोरिटी या टॉप जो आपकी सत्ता जो होगी वो किसमें निहित होगी, वो संसद में निहित होगी। संसद जो है वो चीजों को बनाएगी, रूल्स को, चाहे वो पीढ़ियों के आधार पे बनाए, चाहे वो रूढ़ियों के आधार पे बनाए, किसी पर मान्यता के आधार पे बनाए। लेकिन वहां पे सर्वोपरि जो होगा वो अलिखित संविधान के अंदर कौन होगा, आपका संसद जो होगा वो सर्वोपरि होगा। लेकिन लिखित संविधान जहाँ पे या जिस देश के अंदर है वहां पे सर्वोपरि आपका कौन होगा, वहां पे सर्वोपरि जो है वो आपका संविधान होगा, संसद
नहीं होती। इसके साथ साथ अगर अलिखित संविधान जो है जिस देश में, वहां पे न्यायपालिका जो है उसकी शक्ति संसद के कंपैरिजन आपकी क्या होगी, कमजोर होगी। लेकिन जहाँ पे लिखित जो संविधान है वहां पे संसद जो है उसकी शक्ति है वो न्यायपालिका से कम होगी। जैसे भारतीय संविधान, भारत की बात करें हम, तो भारत में आप देखिए कि संसद कोई कानून बनाती है और अगर ऐसा लगता है न्यायालय कि ये जो कानून जो है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या जनता के एक हित में नहीं है, तो वो फिर क्या करती है, उस पर रोक लगा सकती है। तो इस प्रकार से अब पुनर्विचार करने के लिए संसद को निर्देश, दिशा निर्देश जो है वो आपका जारी कर सकती है। तो लिखित संविधान के अंदर आपका क्या होता है कि संसद जो होती है वो सर्वोपरि नहीं होती है, बल्कि आपका न्यायालय सर्वोपरि होता है। और अलिखित में आपका न्यायालय जो है उसकी शक्ति कंपेरिजन टू संसद आपका क्या होती है, कम होती है। अब लिखित जो अलिखित जो संविधान है उसमें अगर बात करें तो सबसे पहला जो उदाहरण मिलता है उसका मैग्ना कार्टा का मिलता है। मैग्ना कार्टा क्या था कि एक रूल को डिफाइन करने वाला एक कहते हैं कि रूल डिफाइन जो था वो संविधान था। और वो पहला संविधान जो है वो 15 जून 1215 को इंग्लैंड का एक राजा था तो जॉन, उसने पारित किया था। और लिखित संविधान की बात करें तो सबसे पुराना जो लिखित संविधान है वो दोस्तों अमेरिका का माना जाता है, जो आपका 1787 में स्टैब्लिश या क्रिएट या बनाया गया था। ये था लिखित और अलिखित। आई होप कि इस लेक्चर के अंदर जो चीजें, जो कंफ्यूजन चीजें थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। जैसे संविधान जो है वो क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान जो है उसके पास क्या क्या संविधान कर सकता है, क्या संविधान में बदलाव जो है वो आपका संभव है, क्या जो संविधान है वो उसका विकास किस तरह से होता है, और संविधान जो है वो लिखित है या अलिखित है, और कौन सा संविधान जो है वो लिखित और अलिखित में कौन सा जो है वो बेटर है। ये सारी चीजें आई होप इस लेक्चर में आपके क्लियर हो गई। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।